हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लासेस में। मैं हूं खुशी कुमारी। मैंने कुछ समय पहले एक पोल किया था इस चैनल में, जिसमें कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में आपको आंसर देना था। तो सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिला है झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में। तो आज मैं झारखंड के शासन व्यवस्था के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएँ थी। हम सबसे पहले बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में, फिर पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मुंडा शासन व्यवस्था क्या थी, उनके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता था या कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। यह मुंडा गांव का प्रधान होता है, ठीक है। तो गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और यह पद वंशानुगत होता है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये पद उन लोगों को, उनके परिवार को मिलती रहेगी। और इसके प्रमुख कार्य को देखेंगे तो इनके प्रमुख कार्य है ग्रामीणों से लगान वसूल करना और गाँव के विवादों का निपटारा करना। और नोट करने वाली बात है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस व्यवस्था में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो इस व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ था। तो इस शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में, ये हमें याद रखना होगा। और जो इसके प्रथम शासक थे उसका नाम था राजा फनी मुकुट राय। अगर ऐसा पूछा जाए कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम राजा कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये वाला होगा, राजा फनी मुकुट राय। चलिए मेन पॉइंट अब देखते हैं दूसरा। यह व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था के बाद स्थापित हुई। जैसा कि मैंने बताया कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया, तो उसका आंसर होगा सुतियाम्बे। ये स्थान का नाम है सुतियाम्बे, ये याद रखना है। चलिए भू व्यवस्था की बात करें तो इसमें है, इस शासन व्यवस्था में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। यानी कि जो मुंडा शासन व्यवस्था में भू प्रणाली थी वो आगे भी इस शासन व्यवस्था में चलाया गया। तो यहाँ पे एक प्रमुख बात है कि मुगल के आक्रमण के कारण इस शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है। यानी कि जब झारखंड में मुगलों का आक्रमण होता है या आगमन होने के बाद जब वे यहाँ पे आक्रमण करते हैं, तब कुछ मुख्य जो नई चीज़ें होती है वो देखेंगे। मुगल सेना द्वारा अब नागवंशी शासकों को नजराना देना पड़ता था, यानी कि एक प्रकार का कर उन्हें भेंट के रूप में देना पड़ता था। जब वो भेंट के रूप में लेने लगे, फिर बाद में ये नियमित रूप से लिया जाने लगा और इसका क्या नाम दिया गया? माल गुजारी। तो जब पूछा जाए कि माल गुजारी किस शासन व्यवस्था में लिया जाता था, तो उसका आंसर होगा नागवंशी शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था में एक और चीज़ होती है कि इसमें आम जो रैयत होते थे उनसे कर वसूली नहीं की जाती थी। तो इसमें सारा भार किसके ऊपर पड़ता था? शासक के ऊपर। नागवंशी शासक को ही अब सारा कर देना पड़ता था। तो जब कर का भार ज़्यादा होने लगा शासकों के ऊपर, तो वे आम जनताओं से कर वसूल करने लगे और इसकी जिम्मेदारी किसको दी? मानकी को। मानकी एक पद होता है नागवंशी शासन में, और जो जिसका काम होता है आम जनताओं से कर वसूली करना। तो इन्हीं मानकी को नागवंशी शासन में भूंइयर कहा जाने लगा। फिर बाद में इस कर वसूली करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? जागीरदार को, ठीक है। ये प्रथा फिर आगे चलती गई और इसकी जिम्मेदारी समय दर समय सब बदलने लगी। समय के साथ साथ जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी वो मुगलों के अधीन हो गई। और बाद में क्या होता है कि जब माल गुजारी समय पे नहीं दी जाती है, तो जो मुगल शासक होते हैं वे दुर्जन साल, एक नागवंशी शासक होते हैं, उन्हें वो कैद कर लेते हैं। मुगल द्वारा दुर्जन साल को कैद कर लिया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहला पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहरा जनजाति कौन होते हैं। तो उराव जनजाति की शासन व्यवस्था को ही पहरा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण पद है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण पदों में देखेंगे महतो। तो महतो क्या है, किसे कहा जाता है, उनके कार्य क्या है, उनके बारे में अभी देखेंगे। तो देखिए, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है। तो गांव के जो प्रधान होते हैं उसे महतो कहा जाता है। और ये इसका क्या काम होता है, गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करना। गांव में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वे उसका निपटारा करते हैं। इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। तो गांव के जो अनुभवी लोग होते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं वे उनकी जो फैसला लेने में सहायता करते हैं। और क्या होता है, उसके पास महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार के कारण वे सभी अपने कार्य को पूरा करते हैं। इसमें और एक महत्वपूर्ण पद होता है जिसे मांझी कहा जाता है। तो मांझी का कार्य होता है महतो का सहयोग करना। महतो अगर कोई भी कार्य यहाँ पे करते हैं, कोई भी गांव का फैसला करते हैं तो उसमें मांझी सहायता करते हैं। और जो गांव के जो फैसला लिया जाता है गांव में, उन्हें लोगों तक पहुँचाने का कार्य मांझी का होता है। और एक पद होता है पहरा या पहरा। तो जो ये शासन व्यवस्था है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, इसी पद के कारण इसका नाम पड़ा है। तो चलिए देखेंगे कि इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो पहला नंबर पॉइंट में है, ये गांव 5, 7, 11, 21 या 22 से मिलकर बनी पंचायत को पहरा कहा जाता है। तो इसमें 5, 7, 11, 21 और 22 पंचायत होती है, इसीलिए इसे पहरा कहा जाता है। और पहरा पंचायत का मुख्य कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना। यानी कि यहाँ पे होता है कि 2 गांवों के बीच अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसे निपटारा करना। इसमें होता है कि पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी सहभागिता होती है। तो इसमें कोई भी फैसला लेने के लिए महिलाओं का भी सहभागिता होती है। उनका भी अधिकार होता है कि गाँव के फैसलों में अपना सहयोग करें या अपना विचार रखें। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में पहरा राजा होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि यह पहरा पंचायत का प्रमुख होता है। तो इस पंचायत का प्रमुख पहरा होता है। वे वैसे मामलों का निपटारा करते हैं जो ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका। तो जो महतो जो चीज़ हल नहीं कर पाते हैं वो मसला पहरा राजा को दिया जाता है। उसके बाद एक पद होता है पहरा दीवान। ये क्या है, ये सर्वोच्च पदाधिकारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है, पहरा का होता है। उसके बाद इसमें आता है पाहन। तो ये क्या होता है, ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। तो धार्मिक कार्यों में पाहन का कार्य किया जाता है। तो इसका देखिए कार्य क्या है, तो गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह आदि का संचालन पाहन करते हैं। यानी कि जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो पाहन द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें एक पद आता है जिसका नाम है बेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर पहले भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेगा कौन होता है। तो इसे वेद्या भी कहा जाता है। ये पाहन के सहयोगी होते हैं। तो पाहन का कार्य में ये सहयोग करते हैं। ये सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और उन्हें शांत करते हैं। तो ये ग्रामीण देवताओं की ही पूजा पाठ करते हैं। और महतो का कार्यभार पूर्व बेगा ही गाँव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान होता है। तो महतो का कार्यभार में बेगा का सहयोग होता है और वे एक लौकिक प्रधान होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए इसके मुख्य तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो माझी परगना शासन व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो इसमें होगा संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यानी कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही माझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण पद है जिसे माझी कहा जाता है। और इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसका प्रधान को माझी कहा जाता है। और इनके कार्य की बात करें कि कार्य में देखेंगे गांव की शासन व्यवस्था का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि का समाधान करता है। तो इनके कार्य क्या होता है, गांव के शासन व्यवस्था का संचालन करना, ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद का जो भी विवाद चलता है उन्हें सुलझाना, तलाक या आपसी झगड़े आदि का समाधान करना, ये उनके कार्य होते हैं। माझी का लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का भी अधिकार होता है। यानी कि और भी ये अधिकार माझी के हाथ में ही होता है।
इसी व्यवस्था में एक पद है और प्रमाणिक, जिसे कि प्राणिक भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें होगा मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रामाणिक द्वारा किया जाता है। यानी कि जब मांझी अपने गांव में नहीं रहेगा, उस क्षेत्र से बाहर रहेंगे, तो उसके कार्य का जो कार्यभार होता है वो प्रमाणिक द्वारा किया जाता है और उसे उपमांझी भी कहा जाता है। नेक्स्ट शासन व्यवस्था की बात करें तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो इसमें होगा हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो हो जनजाति क्या हो जाएगा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और इस शासन व्यवस्था को भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप से देखा जाता है। यानी कि ये पहला शासन व्यवस्था है जो कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। और इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ये जो क्वेश्चन है पहले भी आया था एग्जाम में, जैसे कि एग्जाम में, कि इस शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका होगा आंसर थॉमस विल्किंसन के द्वारा, याद रखना है। इसमें और एक महत्वपूर्ण पद आता है मुंडा। तो मुंडा का देखेंगे क्या कार्य है। इस शासन व्यवस्था के किसी भी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इनके कार्य क्या होता है, प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करना। तो सभी शासन व्यवस्था में ये सारे जो मुख्य कार्य होते हैं कि गांव के प्रशासनिक, न्यायिक, लगान वसूल करना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। और मानकी का अर्थ होता है 7 से 12 गांवों को मिलाकर एक पहड़ा का निर्माण करना, और जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर या डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें हो जाएगा खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति का मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। तो खड़िया जनजाति मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है, ये हमें याद रखना होगा। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक तथा सोहर यानी कि अध्यक्ष। और एक इसमें मुख्य पॉइंट है, ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया है, लेकिन इसमें क्या समर्थन नहीं किया, जिसका ये विरोध करते वो है पंचायती राज व्यवस्था का वे विरोध करते हैं, ये याद रखना होगा। और इसमें एक है महत्वपूर्ण पद महतो। तो महतो कौन थे, इसमें देखेंगे परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गाँव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। यानी कि जो गाँव जिन्होंने बसाया था उन्हें ही महतो कहा जाता है। और महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति भी माना जाता है। और ये जो पद होते हैं वो क्या होता है, वंशानुगत होते हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट है कि गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। और इसमें एक पद होता है ढोकलो। तो देखेंगे ये क्या है, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। यानी कि संपूर्ण समाज को ही ढोकलो के नाम से जाना जाता है। और खड़िया जनजाति के द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गाँव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। तो इस जनजाति में मुख्य पॉइंट यही सब है, उन्हें याद रखना है। और लास्ट में आपका आता है अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये मुख्य पॉइंट है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ पाई जाती है और सभी जनजातियों में स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान है। यानी कि सभी अपने अपनी शासन व्यवस्था को अपने रूप से चलाते हैं। और कुछ जनजाति के नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, लाहौर, भूमिज, महली, माल पहाड़िया, सुरैया पहाड़िया, करमाली पढ़िया, असुर, किसान, बंजारा इत्यादि, ये सभी झारखंड के जनजाति है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बोले। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।